हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर फॉर आवर टॉपिक दी सेल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया था अबाउट आवर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आज जो अपने बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या है तो आपको पहले से बता दूं, हमने ड्रॉ किया हुआ था कि आपका सेल है, सेल के बीच में एक डेंस मटेरियल बीच में आप हम देखते हैं, दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियस। हम बात करने वाले हैं उसके बारे में इन डिटेल। सो लेट्स टॉक अबाउट हु डिस्कवर इट। तो सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ही इज इंग्लिश साइंटिस्ट। ओके, वे बैक इन 1831 उसने इसका टर्म दिया था एरियोला। ठीक है, सो ही फर्स्ट ऑफ ऑल सॉ दिस थिंग कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट? क्योंकि आपके सेल के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिंदा रहना है मरना है, या व्हाट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसके शेप के बारे में। शेप इज बेसिकली स्फीयरिकल और ओवल इन शेप। ठीक है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि वो सेल के बीचों बीच प्रेजेंट रहता है, बट टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, प्लांट सेल में हम देखते हैं कि इन अ प्लांट सेल एक मेजर सेक्शन आपका वैक्यूल खा जाता है। ठीक है, और मेजर सेक्शन यदि वैक्यूल खा जाता है तब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस बेचारा एक साइड दबा हुआ रहता है। सो तब वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, बेसिकली कीप इन माइंड। ओके, सो शेप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज स्फीयरिकल और ओवल, और लोकेशन इट इज सेंट्रली लोकेटेड, बट it can be located at the extreme edges also, okay, based on the situation, जैसे कि प्लांट्स है। अब बात करें लास्ट पॉइंट के बारे में कि न्यूक्लियस नहीं हुआ तो क्या सेल के अंदर हमेशा न्यूक्लियस होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेल के अंदर हमेशा न्यूक्लियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट एन आरबीसी सेल, आरबीसी सेल के इनिशियल स्टेजेस में उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे ही वो मैच्योर होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो से बाहर निकला, मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सो अब न्यूक्लियस नहीं होता तो हम देखते हैं दैट इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। यदि किसी में न्यूक्लियस नहीं होता तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स, हम देखते हैं आरबीसी सेल 120 दिन में मर जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ आवर न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस का मैंने यहां पे ड्रॉ किया एक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा ध्यान से सोचना, ये सेल है, सेल के अंदर का ये न्यूक्लियस है, मैंने इस न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करके आपको विजुअलाइज करवाया। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स, स्ट्रक्चर में ये चार कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो बाहर के सेल के कंटेंट को और अंदर के न्यूक्लियस के कंटेंट को सेपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, एंड इवेंचुअली इफ यू जस्ट सी द डायग्राम प्रॉपरली, आप देख सकते हो इट इज हैविंग डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आपके सेल मेम्ब्रेन पे होता है वैसे इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इट इज डबल मेम्ब्रेन इन नेचर। ओके, लेट मी राइट डाउन डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक और पॉइंट, दैट इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब आपके न्यूक्लियस के बाहर का जो कंटेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है वो मैं बताता हूं। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को अपने न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हो गया अपना पहला पॉइंट डन, कि ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये बाहर के साइटोप्लाज्म को और अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग रखेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग, इट कंप्राइजेस ऑफ पोर्स। ये एक स्पेशलिटी है। ओके, इफ यू जस्ट सी द डायग्राम प्रॉपरली, मैं आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस रखे हैं। ठीक है, और ये जो स्पेसेस रखे हुए हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन माय न्यूक्लियस एंड द सेल और द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो इट कंप्राइजेस ऑफ पोर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। ओके, एंड दिस पोर का इंपॉर्टेंट यदि मैं पूछ लूं तो आपको पता रहना चाहिए दैट कोई भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस के होने के लिए इसकी काफी जरूरत होती है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट चीज पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डन। न्यूक्लियर सैप के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर सैप इज बेसिकली
योर न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के कंटेंट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के कंटेंट को अपने बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर सैप बोलूं या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलूं, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में मैं बात करूं तो हम देखते हैं इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होती है, दैट इज ये दो, ठीक है। सो कैन जस्ट राइट इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल, एंड इवेंचुअली इसका खुद का भी फ्लूइड होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर सैप। ओके गाइस, न्यूक्लियर सैप का जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा बहुत मैच भी करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर क्वाइट सेम, ठीक है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट चीज के बारे में, दैट इज न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस इज बेसिकली फॉर द सिंगल वन, ठीक है। यदि बहुत सारे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई, ठीक है। सो सिंगुलर फॉर्म पे न्यूक्लियोलस, सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, न्यूक्लियोलस, क्योंकि सिर्फ एक ही है। ओके, सो न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज बेसिकली अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन माय न्यूक्लियस, ठीक है। सो क्या इसके भी ऊपर मेम्ब्रेन होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि कोई भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मेम्ब्रेन थे। सेल का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस का मेम्ब्रेन नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो दे आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। ये चीज याद रखना है कि जो आपका न्यूक्लियोलस होता है दैट इज बेसिकली अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका यदि मैं आपको इंपॉर्टेंस पूछूं तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसेस आरएनए, ठीक है। आपको पता रहेगा कि आरएनए का टर्म आपने सुना है, डीएनए, आरएनए आपने सुना होगा, पर मैंने यहां पे स्पेशली लिखा है आरआरएनए, ठीक है। सो आरआरएनए क्या है, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए नाम सुन के आपको पता चल गया होगा, राइबोसोमल मतलब राइबोसोम से कुछ लेना देना है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। सो ये आगे चल के बनेगा टू फॉर्म राइबोसोम्स। सो हम देखते हैं कि राइबोसोम के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए रहते हैं जिसको अपने बोलते हैं आरआरएनए, और ये आरआरएनए प्रोड्यूस करता है हमारे न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ये आरआरएनए प्रोड्यूस करेगा, दैट आरआरएनए दैट व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड दैट विल मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। इस तरीके से हमारा हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे न्यूक्लियोलस का इंपॉर्टेंस। सिंगुलर में न्यूक्लियोलस, प्लूरल हुआ तो न्यूक्लियोलाई, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मेम्ब्रेन नहीं होता एंड इट प्रोड्यूसेस आरआरएनए। आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड देन इट फॉर्म्स राइबोसोम्स। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज द क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब कि ये जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस आपको मेरे न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा होगा, ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस, ठीक है, जस्ट ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होल ओवर द सेल। हम देखते हैं कि इस तरीके का थ्रेड लाइक अपीयरेंस अंदर होता है। दिस आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स और मटेरियल, ठीक है। व्हाट आर दे कंपोज्ड ऑफ? It composed of my DNA. हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल मतलब एक ऐसी चीज जो जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पास आई जा रही है, ठीक है। तो मतलब आज मेरे अंदर यदि एक
बंच ऑफ डीएनए है, उसमें से आधे डीएनए मेरी मम्मी से है, आधे डीएनए मेरे पापा से, सब इंडिविजुअल का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इफ आई एम हैविंग अ टोटल नंबर ऑफ डीएनए दैट इज फ्रॉम माय बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो ही डीएनए आप नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट करोगे और वही डीएनए आगे चल के आपके जितने भी फंक्शंस है, आपके लुक्स, आपके स्टाइल्स और आपके जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक है, सब कुछ वही डिसाइड करता है, आपका डीएनए। सो आपका जो क्रोमैटिन फाइबर्स है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ये दो चीजों से बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो क्रोमैटिन फाइबर जो बने हैं वो एक्चुअली ऐसे कॉइल 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 करके बहुत सारी बने हुए हैं। तो आपके डीएनए है, डीएनए के बीच में प्रोटीन्स है, उसको ऐसे कॉइल करके अच्छे से ऐसे थ्रेड लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। इफ आई टॉक इन डिटेल, हम देखते हैं कि राइट नाउ इट इज इन अ फाइबर फॉर्म। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, मैं इसको क्रोमैटिन फाइबर भी बोल रहा हूं कभी कभार, व्हाई, बिकॉज क्योंकि ये एकदम पतले धागे जैसे है, ठीक है। सो इफ दे आर इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देन दे आर बेसिकली कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। जब हम लोग बहुत सारे सेल डिवीजन के प्रोसेसेस होते हैं उस दौरान हम लोग देखते हैं कि ये जो पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा कॉइल होते हैं, एंड आफ्टर कॉइलिंग दे बेसिकली फॉर्म अ 4 आर्म स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। और याद रखना आपके अंदर, इफ आई टॉक अबाउट एन ह्यूमन बॉडी, वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम और ये हर एक सेल में रहेगा, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम हर एक सेल्स में हम लोग को देखने को मिलता है, ओके। सो यही फाइबर, ये तो अभी छोटा ड्रॉ किया, काफी लंबा फाइबर, उसकी कंटिन्यूसली कॉइलिंग होगी और मोटा बनके इस तरीके से 4 आर्म स्ट्रक्चर होता है। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 आर्म स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइज? सो हम लोग देखते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। Now if I talk about a topic which is called as gene, आपने एक टर्म बहुत बार सुना होगा कि जीन 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 है क्या, हमारे में ये जीन है, हमारे में ये जीन अच्छा है। Now what is meaning of that gene? ठीक है, मान लो कि you are having this much big chromatin fiber, ठीक है, इतना बड़ा। Now just an example, कितना बड़ा chromatin fiber है, इसके हर एक छोटे छोटे सेगमेंट्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करता है। एज इन लाइक, मान लो कि ये मेरा क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमैटिन फाइबर में मैं देख रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका हेयर्स। आपने देखा होगा किसी किसी के हेयर का ग्रोथ सही नहीं होता, या किसी के बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, किसी किसी के कर्ली होते हैं, किसी किसी के काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, रफ, स्मूथ, ऐसे अलग अलग क्वालिटीज़ है। नाउ दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय दिस जीन। सो जीन क्या है? फ्रॉम अ ह्यूज क्रोमैटिन फाइबर एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए विल बी टर्म्ड एज अ जीन, ओके। सो आई कैन राइट एज अ सेगमेंट of DNA is called as a gene and it is responsible for a particular character। और ऐसे करके आपके 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, मतलब 46 क्रोमैटिन फाइबर्स भी है। सो हर एक के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था आपका फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ दिस pores which is called as nuclear pores, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट दैट इज द न्यूक्लियर सैप, मतलब अंदर का कंटेंट जो भी है दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर सैप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, एंड देन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होगा आपका फोर्थ मटेरियल दैट इज योर क्रोमैटिन फाइबर्स।
सो इस तरीके से हम लोगों ने अभी न्यूक्लियस का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में अबाउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में हमने देखा था छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, सो वी हैव सीन मेनी कंपोनेंट्स. जैसे कि मान लो मैंने बताया था कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आते हैं. साइटोप्लाज्म में मैंने बात की थी कि लिक्विड कंपोनेंट भी है और पार्टिकल्स भी है उसमें. सो जो लिक्विड है वो साइटोसोल है, पर जो पार्टिकल्स है उनका नाम था, उनका क्या नाम था? सो दे वर नेम्ड एज सेल ऑर्गेनल्स. सो अब हम लोग इन डिटेल इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक वंस. आज अपने सब के सब तो नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत हम लोग देखते हैं. ठीक है, कौन कौन से क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं. सो देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनल्स, जिसमें हम लोग भी बहुत सारे पढ़ने वाले. वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वी विल टॉक अबाउट लाइसोसोम्स, then ribosomes, plastids, vacuoles, endoplasmic reticulum. Okay, so अभी बहुत सारा देखने का है. Okay, so before it let's talk about the first component. Okay, first component for our cell organelle. मैं राइबोसोम से शुरू कर रहा हूँ. राइबोसोम को यदि आप गौर से देखो, यदि आप जस्ट एक नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे टाइनी, जस्ट जैसे डस्ट पार्टिकल कैसे होते हैं, एक छोटा डॉट, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं दे आर बेसिकली टाइनी, ओके, ग्रैन्यूल्स. ओके, सो दे आर वेरी टाइनी ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेनलेस. ठीक है, इसके भी ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. यदि आप और डिटेल में राइबोसोम को देखोगे तो मैं जैसे एक रफ डायग्राम बता रहा हूं. ठीक है, कि हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ बिगर यूनिट एंड अ स्मॉलर यूनिट. ठीक है, सो राइबोसोम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट यूनिट्स. ठीक है, बड़े वाले को लार्जर सब यूनिट बोलते हैं एंड छोटे वाले को स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं. और ये दोनों जब मिलेंगे तभी जाके फंक्शन शो कर सकता है. ठीक है, जब अलग रहते तब फंक्शन नहीं करता. व्हेन दे बोथ कंबाइन देन दे विल शो द फंक्शन. ओके, सो दे आर टाइनी ग्रैन्यूल एंड अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर. ओके, अब बात करें कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है, सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं तो मतलब वो साइटोप्लाज्म में ही होगा. पर साइटोप्लाज्म में कहाँ, तो बेसिकली वो फ्रीली भी होते हैं और दे आर बेसिकली बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि वो दो जगह पे हम लोग को देखने को मिलेगा. सबसे पहले फ्री स्टेट में कि वो ऐसे ही बस तैर रहा है, या दूसरा दैट इज बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर वो चिपका हुआ रहता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक कि वो टाइनी है, ग्रैन्यूल लाइक है, मेम्ब्रेनलेस है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, फ्री भी होते हैं और इट कैन बी बाउंड टू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊं तो हमारे अंदर ATS, नाउ ATS राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि हम लोग वेल डेवलप है तो वी आर हैविंग ATS राइबोसोम्स. ठीक है, अब ATS क्या है? बेसिकली कभी भी मुझे कोई पार्टिकल, आपने देखा होगा कि यदि ग्लास में रेती डाल दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, तो सेडिमेंट हो जाते हैं. ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं. इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि यदि मुझे ये राइबोसोम्स को निकालना है तो S इज बेसिकली अ स्वेडबर्ग यूनिट. ठीक है, एक स्वेडबर्ग यूनिट है विच टॉक्स अबाउट कि हाँ 80 का
पर्टिकुलर स्पीड रखोगे, ठीक है, अ पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे हम देखेंगे कि राइबोसोम्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली ATS इज अ स्वेडबर्ग यूनिट विच आइडेंटिफाइज कि हाँ हमारा राइबोसोम और दूसरे राइबोसोम में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द राइबोसोम। सो दैट इज बेसिकली हम देखते हैं कि इसके 2 यूनिट है, तो उसके 2 यूनिट है 60S लार्जर सब यूनिट के लिए एंड 40S फॉर द स्मॉलर सब यूनिट। याद रखना ये आपका मैथ्स नहीं है, ये बायो है, इसमें ऐसा नहीं है कि सर 60 एंड 40 विल मेक 100, नहीं, हम लोग 80 कंसिडर करते हैं। द कंक्लूडिंग जो सेडिमेंटेशन पॉइंट है दैट वुड बी 80, ठीक है। सो दैट यदि आप 80 को सेपरेट आउट करोगे तो लार्जर सब यूनिट आपको 60 पे मिलेगा, ये आपको 40 में मिल जाएगा, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। याद रखना दिस इज फॉर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, पर वो राइबोसोम 70S वाले होते हैं, वो 80 वाले नहीं होते। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ फंक्शन। फंक्शंस के बारे में बात करें तो राइबोसोम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, एक और पहले पॉइंट बता दे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दैट राइबोसोम्स किससे बने हुए हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया ना, न्यूक्लियस वाज हैविंग न्यूक्लियोलस। अब वो न्यूक्लियोलस क्या प्रोड्यूस कर रहा था, RRNA। सो दैट RRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग आवर राइबोसोम, ठीक है। सो राइबोसोम बनाने के लिए RRNA चाहिए। RRNA कौन प्रोड्यूस कर रहा था, न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो हम देखते हैं कि राइबोसोम जो है दे आर मेड अप ऑफ the RRNA that is produced by nucleolus and the proteins, special type of proteins, ये दोनों जुड़ के बनते हैं आपके राइबोसोम्स, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज द फंक्शन, किसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। दैट इज ये भले बने हुए हैं RNA और प्रोटीन से, बट इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इट डजंट मैटर कि भले वो फ्री हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड हो, इट डजंट मैटर वो कोई भी स्टेट में हो, इट्स ओनली फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। सो प्लीज आप एक बार देख लो, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो आज के लिए हम लोगों ने एक ही सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया, एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ लिया। अब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।